हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 23 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स जो है वो आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये ई बुक्स मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखो, एक बैंक जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तरीका है बेस्ड ऑन फंड आउटफ्लो, यानी कि फंड्स का आउटफ्लो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज है, पहली फंड बेस्ड, दूसरी है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर जो बैंक है वो एक्चुअली में जो फंड्स है वो यहाँ पर बोरवर को प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, एक रमन नाम का पर्सन है, ठीक है, उसने एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन जो है वो ले लिया। ठीक है, तो जो एबीसी बैंक है उसने 10 लाख रुपए रमन को दे दिए। तो यहाँ पर जो फंड्स हैं वो यहाँ पर बैंक प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। तो ये फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज है। ठीक है, इसके अंदर आ जाती है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स और आपका बिल फाइनेंस। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, तो यहाँ पर जो बैंक है वो एक्चुअली में अपने कस्टमर को किसी भी तरह का फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि वो अपने कस्टमर की गारंटी देता है किसी थर्ड पार्टी को, ताकि जो कस्टमर है वो थर्ड पार्टी से क्रेडिट जो है वो ले पाए। जैसे मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, वो एबीसी बैंक का कस्टमर है ना। वो बी के पास पहुंचा और बोला कि मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, है ना। तो इसे गारंटी चाहिए थी, तो जो एबीसी बैंक है उसने बी को गारंटी दी कि भाई ए जो है वो आपका पैसा टाइम पर वापस कर देगा, अगर वो वापस नहीं करेगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो एबीसी बैंक ने ये जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की है ये एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इसने एक्चुअली में इसको कोई फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट। तो दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, एक रिटेल और एक है कमर्शियल। जब एक बैंक किसी इंडिविजुअल या फिर स्मॉल बिजनेस को लोन देती है ना, तो वो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी कहलाती है। और जब एक बैंक किसी बड़ी कंपनी को लोन देती है तो वो कमर्शियल क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कहलाती है। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल लोन्स की। नॉर्मली जो रिटेल लोन्स हैं वो दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड्स को, पर कुछ बैंक जो है वो स्मॉल बिजनेस लोन को भी रिटेल लोन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन लोन की जो अमाउंट होती है वो काफी स्मॉल होती है, छोटी होती है और टर्म एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होती है। जैसे अगर आप बैंक के पास होम लोन लेने जाओगे, है ना, तो टर्म एंड कंडीशंस पहले से ही डिटरमाइंड होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन मिलेगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये रिटेल लोन की टाइप्स हैं। उसके बाद है कमर्शियल लोन्स। ये जो लोन होते हैं वो बिजनेस और कमर्शियल इंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। लोन की अमाउंट काफी बड़ी होती है और टर्म एंड कंडीशंस भी कस्टमर और बैंक दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे एक एबीसी कंपनी है, वो एक्सवाइजेड बैंक के पास गई, तो दोनों साथ में बैठेंगे, टर्म एंड कंडीशन को डिटरमाइन करेंगे, फिर यहाँ पर इसको लोन जो है वो मिलेगा। ये अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन डिटरमाइन कर सकती है। यहाँ पर ज्यादा रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अमाउंट बड़ी है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो इसकी दो सब कैटेगरीज है, एक टर्म लोन, एक वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन दिया जाता है किसी एसेट को खरीदने के लिए, जैसे कि 5 साल का आपने लोन दे दिया किसी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो टर्म लोन हो गया। ठीक है,
और नॉर्मली जो रिपेमेंट है वो फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है, जैसे कि 5 साल के बाद लोन की रिपेमेंट करना या 10 साल के बाद। वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म होता है और ये हमेशा डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है और ये दिया जाता है डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है। अब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म लोन दिया जाता है किसी फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, है ना। और वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है डे टू डे ऑपरेशन नीड्स को फाइनेंस करने के लिए। टर्म लोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, यूजली 1 साल से लेकर 10 साल तक। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, टिपिकली 1 साल के लिए ये वैलिड होता है, या फिर 1 साल से कम के लिए वैलिड होता है और इसको हम पीरियोडिकली रिन्यू करवाते हैं। ठीक है। रिपेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है, जैसे कि ईएमआई वगैरह भर रहे हो आप, है ना, 5 साल तक। और डिमांड के ऊपर इसकी रिपेमेंट होती है और कोई भी फिक्स शेड्यूल जो है वो नहीं होता है। डिसबर्समेंट की बात करें तो देखो टर्म लोन एक बार में भी डिसबर्स किया जा सकता है। जैसे अगर आप बना बनाया घर खरीद रहे हो तो आपको एक बार में सारा पैसा दे दिया जाता है बैंक के द्वारा, या फिर अगर आप घर बना रहे हो तो आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है। जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता जाता है जैसे जैसे आपको पैसा मिलता रहता है। यहाँ पर आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ड्राइंग करते रहते हो, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करते रहते हो। अब बात करेंगे कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। देखो, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट दोनों ही शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलैरिटी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, डिफरेंस अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी नॉर्मली किसे मिलती है? बिजनेसमैन को, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं ना उन्हें मिलती है, ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फाइनेंस कर पाए, मैनेज कर पाए। इसमें होता क्या है कैश क्रेडिट में कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है ना, उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये। फिर आप इस अकाउंट से जब चाहो, है ना, 50,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कभी 10,000 विड्रॉ कर लिए, कभी 20,000, कभी 30,000 करके, पर टोटल जो विड्रॉबल है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि आपका करंट अकाउंट है, उसमें आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि भाई अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं तो आप 70,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि 20,000 रुपये ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। ठीक है। ये नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये एक लोन अकाउंट के जैसे काम करता है, और ये जो ओवरड्राफ्ट है ये लोन अकाउंट नहीं होता है ना, ये अलग से आपको कोई अकाउंट नहीं मिलता है, करंट अकाउंट के साथ ही आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। बैलेंस पोजीशन की बात करें तो देखो, कैश क्रेडिट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, हमेशा। ठीक है। और जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो क्रेडिट भी रहता है और डेबिट भी हो जाता है। देखो, आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया, उसके अंदर 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाया, ठीक है, तो अभी ये क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस होगा। पर जैसे ही आप ओवरड्राफ्ट कर लोगे, जैसे मान लो 70,000 रुपये आप विड्रॉ कर लेते हो, तो 20,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। फिर से आप जब पैसा डिपॉजिट करवाओगे, मान लीजिए 30,000 रुपये आपने डिपॉजिट करवा दिए, है ना, तो अब आपका 10,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। लिमिट यूसेज की बात करें तो नॉर्मली कैश क्रेडिट की एक लिमिट होती है, और जो लिमिट है वो यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है जो भी आपके पास स्टॉक या फिर रिसीवेबल है उसके बेस पर। ठीक है। मतलब 50 लाख का स्टॉक है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रॉइंग पावर जो है वो फिक्स की जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट में लिमिट यूजली फिक्स होती है कि आप 50,000 रुपये जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, है ना, या फिर 40,000 रुपये। और जो ये लिमिट है वो किसी एसेट वैल्यूएशन के साथ लिंक्ड नहीं होती है। सिक्योरिटी कोलैटरल की बात करें तो देखो, जनरली कैश क्रेडिट की फैसिलिटी सिक्योर होती है, यानी कि जो करंट एसेट्स होती हैं उनको बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। रिपेमेंट की बात करें तो कैश क्रेडिट का भी जो डेबिट बैलेंस होता है ना, मतलब जो भी लोन अमाउंट है वो आप वापस करते हो अपने प्रोडक्ट की सेल करके पैसा कमा के। मतलब आपने कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ली, 50,000 रुपये विड्रॉ किए, है ना, पैसा कैसे वापस करोगे? तो जो प्रोडक्ट में आप डील करते हो, है ना, उसकी सेल करोगे, उससे पैसा आएगा, उससे आप पैसा वापस करोगे। और यहाँ पर क्या है ओवरड्राफ्ट के केस में, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास पैसा आएगा आप अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दोगे और ओवरड्राफ्ट का पैसा वापस कर दोगे। इंटरेस्ट की बात करें तो देखो, कैश क्रेडिट मान लो आपको 50,000 की लिमिट सैंक्शन हुई है, ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, बल्कि आपने जितना पैसा विड्रॉ किया है, जैसे 40,000 रुपये विड्रॉ किया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है। और सेम केस यहाँ पर करंट अकाउंट के केस में है ना, तो अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये ओवरड्राफ्ट किया है तो 20,000 के ऊपर ही यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। अगर 50,000 की लिमिट है तो 50,000 के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। रिन्यूअल की बात करें तो इसे रिव्यू किया जाता है और रिन्यू किया जाता है एनुअली बेसिस के ऊपर,
और इसको रिन्यूअल करवाने की जरूरत नहीं होती है, ये टेम्पररी होता है, रेगुलर होता है ना। आप बार बार ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो, है ना। कैश क्रेडिट का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल बोरोवर्स के द्वारा जो बिजनेस करते हैं, और ओवरड्राफ्ट का यूज इंडिविजुअल्स भी करते हैं और बिजनेसमैन भी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल फाइनेंस की। ठीक है, अब ये बिल फाइनेंस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बिल का मतलब समझाना चाहूंगा कि बिल क्या होता है। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है। ठीक है, एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी को 50,000 की गुड्स यहाँ पर सेल किए। ठीक है, और जो एक्सवाइजेड कंपनी ने बोला है कि हम पेमेंट 3 महीनों के बाद करेंगे, 3 महीनों के बाद। ओके, तो इसको सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर इसने एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी को ऑर्डर दिया कि भाई आपने मुझे 3 महीनों के बाद 50,000 रुपए जो है वो पे करना है। ठीक है, और ये मान गई और उसने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये बन चुका है बिल, या फिर आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, अभी पैसों की जरूरत है, तो ये पहुंची बैंक के पास। मान लीजिए यहाँ पर बैंक का नाम क्या है, डी ई एफ बैंक, उसके पास पहुंची और उसको ये सारी कहानी सुनाई। तो इसने बोला ठीक है, इसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं कि अ, मेरे 3 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 10,000 रुपये। ठीक है, तो मैं 10,000 रुपये डिडक्ट करके 40,000 रुपये इमीडिएटली आपको दे देता हूँ, आपको मंजूर है, ये बोला हाँ। तो इसने क्या किया, बैंक ने इससे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, अपने चार्जेस डिडक्ट किए और 40,000 रुपये इमीडिएटली इसको दे दिया। तो इसको हम कहेंगे बिल फाइनेंस, बिल के अगेंस्ट प्रोवाइड किया गया फाइनेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल फाइनेंस का मीनिंग समझ गए हो कि भाई आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, रिसीवेबल है, उसको आपने बैंक को दे दिया। ठीक है, और बैंक ने उसके अगेंस्ट आपको इमीडिएटली फंड्स प्रोवाइड कर दिए, इसको हम बिल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, बैंक यहाँ पर 3 महीने तक वेट करेगा, फिर एक्सवाइजेड कंपनी के पास जाएगा और उससे टोटल 50,000 रुपए ले लेगा। ठीक है, अब देखो बिल फाइनेंस कई तरीकों से होता है, जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन और बिल्स को एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले बिल डिस्काउंटिंग, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ये बिल डिस्काउंटिंग की है, कि भाई बैंक ने अपने डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट किए और बाकी का अमाउंट जो है वो सेलर को दे दिया, कस्टमर को दे दिया। ठीक है, अब बिल परचेज क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो बिल था, ये जो बिल था, ये इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं थी, मतलब कि इसने बोला कि भाई मैं 3 महीनों के बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो क्या था, टाइम बिल था, यूसेंस बिल था, यूसेंस बिल था, जिसकी पेमेंट एक फ्यूचर डेट के ऊपर होनी है। ठीक है, मान लीजिए कि अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है उसकी पेमेंट किसी फ्यूचर डेट के ऊपर नहीं होनी है, उसकी पेमेंट होनी है डिमांड के ऊपर। मतलब जैसे ही यहाँ पर बिल को प्रेजेंट किया जाएगा बायर के सामने, उसको पेमेंट करनी होगी, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स फ्यूचर डेट जो है वो नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट डिमांड के ऊपर होगी। तो उस केस में जो बैंक है ना, वो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज कर लेता है। जैसे ये पहुंचा बैंक के पास और उसको सारी राम कहानी सुनाई, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल है डिमांड के ऊपर, तो इसने क्या किया, बैंक ने डायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज ही कर लिया। मान लो 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसने 40,000 रुपए के ऊपर परचेज कर लिया। ठीक है, और उसको पैसे दे दिए, तो ये हो गया बिल परचेज। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल डिस्काउंटिंग की जाएगी, अगर डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल परचेजिंग की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन। अब एक और सिचुएशन अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि ये जो एबीसी कंपनी है ना, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को सेल नहीं किया, बल्कि एबीसी कंपनी ने डीईएफ बैंक को बोला कि देखिए आप ना इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लीजिए, अपने पास रखिए, 3 महीनों के बाद जाकर आप इससे पैसा कलेक्ट करके, एक्सवाइजेड कंपनी से पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना। तो इसको हम कहेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि यहां पर कस्टमर ने बैंक को बिल भेजा है कलेक्शन करने के लिए। ध्यान रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट नहीं करवाया गया है, इसने सिर्फ इसकी इंस्ट्रक्शन दी है बैंक को कि आप इस बिल को जाकर कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि बिल कलेक्शन में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि इसको दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज इस कंपनी ने, अब बैंक को पता है कि 3 महीनों के बाद 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, है ना। तो इसने बोला कि यार मुझे लोन चाहिए, प्लीज मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक ने क्या किया, ये जो बिल सेंड किया गया था इसको कलेक्शन के लिए, उसको गिरवी रख लिया अपने पास, है ना, और यहाँ पे लोन जो है वो दे दिया किसको, एबीसी कंपनी को। तो ये कहा जाता है एडवांस्ड अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन। डिफरेंस समझो, बिल डिस्काउंटिंग बिल परचेज में क्या हो रहा था कि बैंक यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज ही कर ले रहा था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ सिक्योरिटी अपने पास गिरवी रख रहा है और एक तरह का लोन प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बिल को एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं,
मान लीजिए कि ये जो बैंक है वो इसकी है, यानी कि XYZ कंपनी इसकी कस्टमर है। ओके, तो जब इसने बिल बनाकर भेजा कि इसको एक्सेप्ट कीजिए, तो इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, पर ये माना नहीं, इसको ना और एक्सेप्टेंस चाहिए थी, यानी कि किसी और पर्सन की एक्सेप्टेंस भी चाहिए थी, है ना? तो ये अपने बैंक के पास पहुंचा और बोला कि प्लीज प्लीज इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना? तभी वो मुझे गुड्स यहाँ पर क्रेडिट पे सेल करेगा। तो यहाँ पर इसकी बैंक ने, ये जो एक्सवाइजेड कंपनी है, इसकी बैंक ने इसके साथ में मिलकर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, तो इसको कहेंगे बिल्स को एक्सेप्टेंस। अब देखो, जब बैंक ने यहां पर एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये जो एक्सवाइजेड कंपनी है, इसको यहां पर क्रेडिट मिल गया है 50,000 रुपए का 3 महीनों के लिए। तो ये डिफरेंस यहां पर समझिए कि बैंक ने कोई फंड्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, ये एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है, बिल को एक्सेप्टेंस। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो बिल फाइनेंस होता है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब है कि ये लोन अपने आप ही चुकता हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसने बैंक से 40,000 रुपए ले लिए, है ना? तो अब क्या इसको कोई पैसा वापस करने की जरूरत है? क्या इसको कोई पैसा वापस करने की जरूरत है? इसको नहीं। बैंक को अपना पैसा बॉर्रोवर बायर से अपने आप ही मिल जाएगा 3 महीनों के बाद, यानी कि इसको कोई भी रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे समरी की। तो हमने जो जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की उसकी समरी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरीज अगर हम बात करें लोन की, तो है रिटेल लोन्स और कमर्शियल लोन्स। रिटेल लोन दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, कमर्शियल लोन दिए जाते हैं बिजनेस और बिजनेस एंटिटीज को। टर्म लोन दिए जाते हैं फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होते हैं, इंस्टॉलमेंट में रिपे किए जाते हैं और एक बार में भी डिसबर्स किया जाता है और ट्रेंचेस में भी डिसबर्स किया जाता है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दी जाती है डे टू डे ऑपरेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। शॉर्ट टर्म होता है यूजली 1 ईयर के लिए, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है और ये डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है और कंटिन्यूस ड्राइंग और रिपेमेंट्स होती रहती है। कैश क्रेडिट यूज किया जाता है वर्क बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। ये ड्राइंग पावर के साथ लिंक्ड होता है और ये सिक्योर्ड होता है करंट एसेट से। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सिर्फ अमाउंट ड्रॉन के ऊपर। ओवरड्राफ्ट ये टेम्परेरी लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। करंट अकाउंट के साथ ये फैसिलिटी आपको मिलती है। इंटरेस्ट सिर्फ ओवरड्राफ्ट अमाउंट के ऊपर लगता है और ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। बिल फाइनेंस के अंदर रिसीवेबल के अगेंस्ट जो है आपको फाइनेंस मिल जाता है। फाइनेंस मिलता है बिल डिस्काउंटिंग, परचेज या फिर एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन के फॉर्म में, बिल्स को एक्सेप्टेंस के फॉर्म में। बैंक अपफ्रंट आपको पे कर देता है ना, चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। और ये सेल्फ लिक्विडेटिंग फैसिलिटी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला, व्हेन अ बैंक sanction a bill finance facility alongside a standard cash credit facility to support a commercial borrower working capital need, what is the direct operational impact on the borrower's available cash credit account? मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, उसको यहाँ पर कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिली है, 50,000 रुपए उसकी लिमिट है, सैंक्शन लिमिट है, ठीक है, टोटल। अब मान लीजिए कि इसको बिल फाइनेंस की फैसिलिटी भी मिल गई है ना, कितने की? 10,000 रुपए की। तो अब ये जो बिल फाइनेंस की फैसिलिटी मिली है इसको, इसका इस कैश क्रेडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले देखो, जो ड्राइंग लिमिट है कैश क्रेडिट फैसिलिटी की, वो इंक्रीज हो जाएगी प्रोपोर्शनलिटी, है ना? मतलब कि यहाँ पर 10,000 पे लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। या फिर जो अवेलेबल ड्राइंग लिमिट है कैश क्रेडिट फैसिलिटी की, वो लोअर कर दी जाएगी, है ना? मतलब बिल फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर कंपनी जितना अमाउंट यूटिलाइज कर रही है ना, उतनी अमाउंट से कैश क्रेडिट फैसिलिटी की जो लिमिट है वो कम हो जाएगी। जैसे कि ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, इसकी जो लिमिट है 50,000 रुपए है, 10,000 रुपए बिल फाइनेंस की फैसिलिटी के अंदर इस कंपनी ने यूटिलाइज किया है, तो कैश क्रेडिट की जो लिमिट है वो यहाँ पर 40,000 रुपए हो जाएगी, 10,000 रुपए कम हो जाएगी क्योंकि 10,000 रुपए इसने यूज कर लिया है बिल फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो, इसको टोटल 50,000 रुपए कैश क्रेडिट, मतलब टोटल 50,000 रुपए चाहिए वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, है ना? तो अगर इसको बिल फाइनेंस के अंदर 10,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कैश क्रेडिट की लिमिट सिर्फ 40,000 रुपए जो है वो रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी ऑप्शन कह रही है कि जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वो फ्रोजन हो जाएगी जब तक कि डिस्काउंटिंग बिल्स जो है वो मेच्योर नहीं हो जाते। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है, डेली बैलेंस मेथड से फिक्स मंथली शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑपरेशनल डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज? ठीक है, तो जो ऑपरेशनल डिफरेंस है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के बीच में,
जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, कैश क्रेडिट अकाउंट जो है वो यूज किया जाता है वर्किंग कैपिटल नीड्स को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, और खास करके तब जब वर्किंग कैपिटल नीड्स डायनामिक हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट का यूज नॉर्मली तब किया जाता है अगर कोई टेम्पररी लिक्विडिटी नीड्स अराइज होती है तो, और ये फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट के साथ में मिल जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट है ना, दोनों ही केस में जो इंटरेस्ट है वो एंटायर सैंक्शन लिमिट के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि आपने कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जो पैसा यूटिलाइज कर लिया, यानी कि जो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है ना, तो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, ना कि एंटायर सैंक्शन लिमिट के ऊपर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये गलत है। उसके बाद बैलेंस पोजीशन ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट नॉर्मली स्टेज इन डेबिट, बिल्कुल करेक्ट है, डेबिट ही रहता है कैश क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस। और ओवरड्राफ्ट का अकाउंट का जो बैलेंस है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है, पर ये डेबिट तब बनता है अगर आप ओवरड्रॉन कर लेते हो, यानी कि अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर बिल फाइनेंस के फीचर के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला देखो, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल है ना, जो कि बैंक के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो किसी भी बिजनेस एंटिटी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा दे पाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद स्पेसिफिकली जो बिल फाइनेंस है उसके अंदर बोरोवर के पास जो रिसीवेबल्स होते हैं, है ना, उसके अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिविजुअल सेल्स ट्रांजेक्शन से जो रिसीवेबल क्रिएट हुए हैं, है ना, उसके अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 5 बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इंडिविजुअली उसको आपको डिस्काउंट करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद इट इज एग्जीक्यूटेड बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बायर ऑन सेलर, ये गलत है। क्योंकि देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो यहाँ पर सेलर के द्वारा बायर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ना कि बायर के द्वारा सेलर पे। तो ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, ठीक है। मतलब वैसे तो सही था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया जाता है, पर यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है वही यहाँ पर गलत दे दी गई है। उसके बाद बैंक पेज द बॉरोवर अपफ्रंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट और चार्जेस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि बैंक अपने जो इंटरेस्ट और चार्जेस है उसको डिडक्ट करने के बाद जो पैसा है वो दे देता है अपने कस्टमर को। ये फैसिलिटी जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग मानी जाती है ना, क्योंकि जो पैसा है वो अपने आप ही बिल के मेच्योर होने पर बैंक के पास आ जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बिल फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और यूटिलाइज की गई है बोरवर के द्वारा, तो जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है बोरवर को वो इंक्रीज हो जाती है, तो गलत है। क्योंकि कैश क्रेडिट फैसिलिटी की जो लिमिट है वो इंक्रीज होने की बजाय कम हो जाती है अगर यहाँ पर बोरवर बिल फाइनेंस फैसिलिटी का यूज कर रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है। पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरी और छठी स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, edutap.in। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर आपको जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है, और यहाँ से आप हमारे जेआईबी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। जैसे कि आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू चारों पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप पूरा डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, है ना, तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। ऐसे ही पीवीपी का मास्टर कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, और एएफएम का भी, और आरबीडब्ल्यू का, ठीक है। अगर आप डेमो लेना चाहते हो कि हमारे मास्टर कोर्स का कंटेंट कैसा है, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो, ठीक है? अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल जो है वो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।